आपको एक बेसिक अप्रोच यहाँ पर जो बताने वाला हूँ पेपर की, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बेटा जब आपका लॉ का पेपर आपके सामने आएगा, लॉ का पेपर आपका ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। आपके पेपर में एमसीक्यूज भी आने वाले हैं और आपके पेपर्स में सब्जेक्टिव भी आने वाले हैं। जो एमसीक्यू पेपर होगा वो आपकी 30 मार्क्स की वेटेज रखेगा। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा इट विल बी कैरिंग अ वेटेज ऑफ 70 मार्क्स। अभी तक जो पास्ट ट्रेंड हमारे पास अवेलेबल है, पुराने पेपर्स का अवेलेबल है, तो वहां पर हमें पता है कि क्वेश्चन किस स्टाइल का, किस टाइप का, कितने ऑप्शंस बन करके आते हैं। नए सिलेबस का क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट होगा, तो उसका अभी हमारे पास वो फाइनल एनालिसिस अवेलेबल नहीं है कि इंस्टीट्यूट आपके क्वेश्चन या आपके पेपर को कितने क्वेश्चंस में डिवाइड करने वाला है, हर क्वेश्चन के कितने पार्ट्स बनाने वाला है। वो चीज अभी क्लियर कट इंस्टीट्यूट ने नहीं करी है। वो बात क्लियर हो जाएगी आपका पेपर आने से पहले। इंस्टीट्यूट कुछ एमटीपी रिलीज करता है, तो जैसी वो एमटीपी आएगी उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर किस पैटर्न पर आने वाला है। उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, फ्रॉम देयर विल बी क्लियर। पर अभी अगर हम पुराने ट्रेंड के हिसाब से ही बेसिक बातों को एनालाइज करें, तो बड़ा आपके पेपर में 30 नंबर के एमसीक्यूज तो रहेंगे एंड 70 नंबर के सब्जेक्टिव। कौन सा पेपर आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? कौन सा पेपर बेटा पहला अटेम्प्ट करना बनता है? पहले एमसीक्यूज करें, पहले सब्जेक्टिव करें? बेटा मेरी, वैसे तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं सबसे पहले अपने एमसीक्यू पेपर को टैकल करूंगा। उसका रीजन सिंपल सा होता है बेटा, एमसीक्यूज मेरे पेपर का सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया होते हैं, जहां पर मेरे को कोई रीजनिंग भी नहीं देनी। और यहां पर होता क्या है, अगर आप एमसीक्यूज को लास्ट तक बचा करके रखोगे और सब्जेक्टिव पेपर लिखने में आपका ज्यादा समय चला गया, और लेट्स सपोज आपके पास एंड में सिर्फ 10-15 मिनट ही बचे, तो जो आपके पेपर का सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया था वो आप मिस कर जाओगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करके पहले आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिएगा। एमसीक्यूज को आप हाफ एन आवर का भी टारगेट दे सकते हो। हालांकि पुराने एक्सपीरियंस से बच्चों ने कहा सर 20 मिनट में एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं, फिर भी अगर हम हाफ एन आवर डेलीगेट करके चले तो बेटा आप ये टाइम डिवोट कर सकते हैं एमसीक्यूज को। नीडलेस टू से, अगर कोई एमसीक्यूज जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बहुत बड़ा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आ रखा है, फिर उसको आप बाद के पेपर के लिए बचा करके रख सकते हो कि जी एंड में जब समय बचेगा तो तब तसल्ली से केस स्टडी पढ़कर सॉल्व करेंगे। समय नहीं होगा तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व कर देंगे, पर पहला टारगेट कोशिश करके बेटा एमसीक्यूज का ही करना। और अगर हो सके तो 30 नंबर के एमसीक्यू शुरुआत में पैक कर देना। अगर आपने आधे घंटे में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, और इसमें से बच्चों चलो मैं मानता हूं 25 के लिए भी सुपर कॉन्फिडेंट हो कि आपके आंसर ठीक है, 4-5 नंबर के एमसीक्यू में शायद आप डाइसी हो सकते हो, पर अगर आपने तरीके से पढ़ाई करी है 25 नंबर के लिए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो बड़ा इनिशियल हाफ एन आवर में आपका 25 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। आपके लिए आगे का पेपर प्लान करना बड़ा आसान होगा, बिकॉज आप उस कंफर्ट जोन में बैठे हो कि 25 नंबर का पेपर आप क्लियर कट यहां पर सॉल्व कर चुके हो, और बाकी पेपर में बस पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 15। तो बाकी का सब्जेक्टिव पेपर आपके लिए टैकल करना आसान होगा, और सब्जेक्टिव पेपर में फिर टाइम मैनेजमेंट करना भी आसान होगा कि किसी क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट करना है, कितना नहीं, तो दैट विल बी बेटर। तो इसलिए पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना, देन यू कैन गो फॉर सब्जेक्टिव। ऑब्वियसली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन चेंज द अप्रोच। मैं वो अप्रोच बता रहा हूं जो मेरे को ठीक लगती है। इसके बाद बेटा आपके पास जो पेपर की हम बात करें, तो पेपर में बच जाएगा लगभग 2.5 घंटा। पुराने ट्रेंड के हिसाब से इंस्टीट्यूट जो अप्रोच रखता है, इंस्टीट्यूट आपको पहला क्वेश्चन दे देता है, वो होता है कंपल्सरी, वो तो आपको करना ही करना है। एंड अगर मैं करंट सिलेबस की बात करूं बेटा, कंपल्सरी क्वेश्चन आपका लगभग आ जाता है 19 मार्क्स का। इसके बाद इंस्टीट्यूट आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें इंस्टीट्यूट कहता है आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये मैं आपको करंट अप्रोच के हिसाब से बता रहा हूं, दिस कैन बी सब्जेक्ट टू चेंज फॉर योर एग्जाम्स। तो बेटा इन 4 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज लगभग रहती है 17 नंबर की। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका 19 मार्क्स का आता है। ये 3 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करोगे 17 मार्क्स के, इनको अटेम्प्ट करके आपको 51 मार्क्स मिलते हैं। तो 19 प्लस 51 ये आपका 70 नंबर का पेपर हो जाता है। तो एज पर द करंट अप्रोच आपको पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस लिखने रहते हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी होता है। बाकी 4 में से कोई भी 3 आप उठा करके लिख सकते हो। एक क्वेश्चन पूरा आपको यहां पर स्किप करना पड़ेगा। यहां पर ऑब्वियसली वो बेवकूफी नहीं चलेगी कि सर क्वेश्चन सेकंड थर्ड पूरा कर दिया, क्वेश्चन फोर्थ के पहले 2 पार्ट कर दिए, फिफ्थ के बाकी के 2 पार्ट कर दिए, सर क्या नंबर मिलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। आपको जो चॉइस मिलती है वो पूरे क्वेश्चन की मिलती है। तो लेट्स सपोज आपने मन बनाया कि मेरे को क्वेश्चन 1 करना है, एंड क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से मैं सेकंड थर्ड एंड फोर्थ करने वाला हूं, फिफ्थ क्वेश्चन मेरे को स्किप करना है। अब जी कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है बेटा, ये प्लानिंग आप कर सकते हो जब आपको मिलता है इनिशियली रीडिंग टाइम। तो जो आपका रीडिंग टाइम होता है, उस रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज या क्वेश्चन 1 को पढ़ने से बेटर रहता है आप ये 4 क्वेश्चन पढ़ के अपने माइंड में ये क्लियर कर लो कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, क्योंकि एमसीक्यूज तो आपको वैसे भी सारे पढ़ने हैं, क्वेश्चन 1 आपको करना ही करना है। तो उस पर टाइम ना डिवोट करके एटलीस्ट आप इनिशियल 15 मिनट्स में ये डिसाइड करके कॉल ले लीजिए कि मेरे को अपने पेपर में ये 3 सवाल और करने हैं, ये वाला मैं स्किप करने वाला हूं। तो ये कॉल आप इनिशियल 15 मिनट्स में लेना। तो बेटा ये 4 क्वेश्चंस जो आपके हैं, ये 4 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिल रहे हैं 2.5 घंटे का समय। अब
इसकी प्लानिंग आप पेपर में कैसे करोगे बेटा? 4 क्वेश्चंस के लिए 2.5 घंटे हैं, तो आप हर क्वेश्चन को कितना टाइम अलॉट करते हुए चलना? 30 मिनट्स। फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल बी अलॉटिंग 30 मिनट्स। तो आपको इन टोटलिटी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और बेटा अगर हर सवाल आप 30-30 मिनट में भी पूरा कर जाओ तो आपका पेपर कितने टाइम में पूरा जाना चाहिए? 2 घंटे में। तो सर ये बाकी का 30 मिनट क्या है? बेटा ये बाकी का 30 मिनट आपके लिए एक सेपरेट विंडो का काम करेगा। दैट इज, जब आप पेपर लिख रहे होगे और आपने पहला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, आपको पता है मैंने इसको 30 मिनट का टाइम अलॉट कर रखा है, और मेरे पास एक एक्स्ट्रा आधे घंटे की विंडो अवेलेबल है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखते लिखते बाई चांस आपको 15 मिनट और लग गए, और पहला क्वेश्चन करने में बेटा आपको इन टोटलिटी 45 मिनट का समय लग गया, फिर भी आपको हो गया यार चल ठीक है, मैंने अभी उस ब्रैकेट में से 15 ही मिनट यूज किए हैं, मेरे पास अभी भी 15 मिनट स्पेयर पड़ा हुआ है, और बाकी क्वेश्चन के आंसर अगर मैं हाफ एन आवर में भी पूरा कर दूं तब भी मेरे को 15 मिनट मिलेंगे। अब बेटा इसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसका आंसर लिखने में भी आपको 45 मिनट लग गए। अब आपको क्या पता है कि जी बाकी के 2 क्वेश्चन तो मेरे को टाइम पर पूरे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन 3 करने में मैंने 30 की जगह 35 या 40 मिनट लगा दिए तो क्वेश्चन 4 मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो बड़ा पेपर के दौरान टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्लूक में या हे वायर चलते हुए पेपर नहीं लिख सकते कि जी पेपर लिखना स्टार्ट करें, जितना आएगा लिखते जाएंगे, देखी जाएगी, नहीं। पेपर के हर पल पे, हर मोमेंट पर आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ये टाइम मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। प्रोफेशनल लेवल का आप पेपर कर रहे हो, अपने लिए इतनी टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। एट एवरी मोमेंट यू शुड नो। एंड वो बच्चे हद से ज्यादा केयरलेस होते बेटा जो पेपर में वॉच ही कैरी नहीं करते, पूरे टाइम एग्जामिनर से पूछ रहे थे जी हाँ जी कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है। तो वो सबसे ज्यादा आपका केयरलेसनेस का पॉइंट होता है कि आप पेपर में वॉच ही कैरी नहीं कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप पेपर में किस जगह पर खड़े हो, कितना टाइम आपका बचने वाला है, कितना पेपर रह गया है। अगर आप इतनी लीनियंसी से पेपर लिख रहे हो बेटा, फिर अपने अगले अटेम्प्ट्स के लिए भी तैयार रहना। फिर आप सीए के लिए सिंसियर नहीं हो, अपनी करियर के लिए आप वहां पर सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे। तो इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट आपके एंड से होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपने लिए प्लानिंग करा करता था कि 4 क्वेश्चन है तो मैं टारगेट 2 आवर्स का प्रोवाइड करता था, अलग से 30 मिनट की विंडो है, उसका टाइम मैं धीरे धीरे करके यूज करूंगा। कहीं भी मेरे को लग रहा है टाइम एक्स्ट्रा लग गया तो फिर मेरे को किसी ना किसी दूसरे क्वेश्चन में उसको कॉम्पनसेट करते हुए चलना पड़ेगा। नॉर्मली बेटा कोई भी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, हर क्वेश्चन के अंदर जनरली 4 सब पार्ट्स होते हैं। ये भी मैं आपको करंट ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं, आगे वाला ट्रेंड जैसा आएगा बी डिस्कसिंग। तो करंट ट्रेंड के हिसाब से हर क्वेश्चन के आपको 4 सब पार्ट्स दिए जाते हैं, ए बी सी डी, और किसी भी क्वेश्चन के चारों पार्ट्स आपको करने हैं। अगर बेटा आपने क्वेश्चन 1 को 30 मिनट्स एलोकेट किए, या लेट्स सपोज इसको करते करते 40 मिनट भी चले गए, तो बेटा एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं होगा। That is, for a given question, you are allocating yourself a total of 10 minutes of time. और अगर ये चारों पार्ट आप 10-10 मिनट में पूरे करोगे, तब जाकर आपका ये एक क्वेश्चन 40 मिनट में पूरा होता है। और हर सब पार्ट लिखते हुए आपको फिर से फ्रेगमेंटेशन करते हुए पता होना चाहिए कि क्वेश्चन 1 के लिए अगर मेरे पास 40 मिनट हैं और इसका पहला पार्ट का आंसर लिखने में मेरे को 10 की जगह 12 मिनट लग गए, तो मेरा अगला आंसर शायद 10 की जगह 8 मिनट में पूरा होना चाहिए। हर सब पार्ट में भी बेटा आपकी प्लानिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये प्लानिंग आपको ऑन द स्पॉट पेपर में करते हुए चलना पड़ेगा। तो इतनी प्लानिंग आपसे एक्सपेक्टेड है, इतनी प्लानिंग के हिसाब से आप पेपर लिखोगे, तब जाकर के बेटा आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होगा। और जिंदगी में बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेपर करना है तो 100 नंबर का ही करना है, वरना मत करना। बच्चे पेपर के बाद मेरे को मैसेज करके कहते हैं सर मैंने 90 मार्क्स का पेपर कर लिया, 95 का पेपर कर लिया। बेटा ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है। जब 100 नंबर का पेपर लिखने गए हो तो लिखकर 100 का ही आना है, इट इज इंप्लाइड। आप एक भी नंबर कैसे स्किप कर सकते हो? उस एक नंबर की वजह से बेटा आप फेल हो सकते हो, फेल से पास का डिफरेंस आ सकता था, उस एक नंबर से आपकी एग्जामिशन बन सकती थी, उस एक नंबर से आपकी रैंक आ सकती थी, मे बी रैंक 1 आ सकती थी। तो एक भी नंबर के लिए आप लीनियंट नहीं हो सकते। इफ यू आर वेरी कैजुअल, ठीक है जी 80-90 नंबर का पेपर हो गया बहुत है, नहीं। और एक और चीज ध्यान में रखना, जब सीए के पेपर में बेटा आप 100 नंबर का पेपर कॉन्फिडेंटली लिखोगे ना, तब जाकर के तुम्हारे 75 या 80 आएंगे। मतलब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं 100 का पेपर कॉन्फिडेंटली लिखकर आया हूं और मेरे 100/100 या 95 से ऊपर आ जाए, तो इतना आसान नहीं होता। वहां पर कहीं ना कहीं 75-80, मतलब जो आप टारगेट सेट करके गए हो पेपर लिखने का, अपने मार्क्स उससे 15-20% कमी एक्सपेक्ट करना, बिकॉज चेकिंग उस लेवल की वहां पर होती है। तो डोंट गिव योरसेल्फ अनदर अटेम्प्ट। उसी अटेम्प्ट में सिंसियरिटी से पेपर अटेम्प्ट करना। पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपको कर आना है, एंड इट गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, तब तो आपको 100 मार्क्स करना ही करना है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो प्लानिंग डिफरेंटली होती है, पर जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इट इज इंप्लाइड 100 नंबर का पेपर करना है। जब पूरे साल मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक कोचिंग्स करते हो, घर जाकर पढ़ाई करते हो, पेपर वाले दिन आप लीनियंट कैसे हो सकते हो? उस दिन आपको वो ध्यान रहना चाहिए कि मैंने पीछे मंथ्स में कितनी ज्यादा मेहनत करी है इस चीज के लिए, और उन 3 घंटों के लिए बेटा आप लीनियंट नहीं हो सकते। उसी की तैयारी आज के दिन आपकी चल रही है। सो बी वेरी सिंसियर फॉर योर पेपर। अपने करियर के लिए बेटा आपको खुद से सिंसियर होना पड़ेगा। आज के दिन मेरे पास इतने बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर लॉ का आंसर कैसे लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे लिखो। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं,
क्लास में बेटा जब लिखवाया था वो आंसर मेरे को भेजो। वो कहते हैं सर मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था। तो बेटा इस समय अगर नहीं लिखोगे, राइटिंग प्रैक्टिस अभी नहीं करोगे, बाद में अलग से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इस माइंड फ्रेम से बैठे हो कि ठीक है नवंबर दिसंबर तक देखते हैं, जनवरी से एक्स्ट्रा मेहनत कर लूंगा, फरवरी में एक्स्ट्रा मेहनत कर लूंगा, सब कवर कर लूंगा, कवर नहीं हो पाएगा। जब आज तरीके से चलोगे बेटा, तब जाकर बाद में रिविजन प्रॉपरली होगी। इसलिए भी वेरी रेगुलर, ये कॉलेज लेवल के पेपर नहीं कि लास्ट मिनट पढ़कर काम चलेगा, नहीं। आपको बहुत सिंसेरिटी से पूरी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, एंड नॉट ओनली फॉर इंटर, टिल योर फाइनल लेवल। कोर्स आपकी पेशेंस बहुत बार चेक करेगा, बहुत ज्यादा डाउन मोमेंट्स आपके साथ आएंगे, पर बेटा वो रेगुलरली आपको मेहनत करते हुए चलनी है। तो मस्ती मजाक सब चलेगा, बट अपनी प्लानिंग और अपने करियर की सिंसियरिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप सीए नहीं बन पा रहे हो, आपका अटेम्प्ट फेल हो रहा है, बेटा जो भी रीजन रहा हो और जो भी एक्सक्यूज आपके पास हो, नो बडी इन दिस वर्ल्ड विल केयर फॉर योर एक्सक्यूजेस। किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी सीए क्यों नहीं निकली, क्यों आप सीए इंटर नहीं कर पाए, क्यों सीए फाइनल नहीं कर पाए, चाहे कितना बड़ा रीजन आपके पास क्यों ना हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए डोंट गिव योर सेल्फ अनदर चांस बेटा, पहले अटेम्प्ट में ही आपका पेपर निकलना चाहिए। चलिए, तो ये बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दिया है। बाकी जैसे ही मई 24 की एमटीपी आ जाएगी, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तब मैं आपको दोबारा से अप्रोच ब्रीफ कर दूंगा कि पेपर लिखने की या अटेम्प्ट करने की ये अप्रोच आप अपने लिए अपना सकते हो।